नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में चल रही चुनावी लड़ाई को लेकर है। दिल्ली चुनाव में 3 दल मुकाबले में हैं। तीनों एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं और बाकी दोनों को दोस्त ठहरा रहे हैं। बीजेपी के लिए कांग्रेस और आप एक साथ है, तो आपके लिए बीजेपी कांग्रेस में पर्दे के पीछे की गठजोड़ चल रही है और कांग्रेस के लिए मोदी और केजरीवाल एक ही है। ऐसे ही बयानबाजियां पिछले दिनों दिल्ली में दिख रही है। मुद्दे की बातों पर भी कभी कोई तो कभी कोई दो दल एक साथ हो जाते हैं। जैसे आप कह रही है कि बीजेपी दिल्ली में पैसे बांट रही है, वोट की जोड़तोड़ कर रही है, तो कांग्रेस उसके साथ आ जाती है। बीजेपी दिल्ली में कह रही है कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, करोड़ों के आवास बनाए, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के आरोप बिल्कुल दुरुस्त है। और अब कांग्रेस कहती है कि बीजेपी संविधान खत्म कर रही है, जाति गिनती नहीं कर रही है, तो आम आदमी पार्टी का समर्थन उसे मिल जाता है। तो ये जो सियासी भ्रमजाल है, क्या यह सिर्फ चुनावी चाल है? इन्हीं मुद्दों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में फर्जी कॉल के केस में अब कैसे अफजल गुरु और हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। और राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में जाति क्यों गिनना चाहते हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली की चुनावी जंग दिलचस्प है। पहले देखिए बयान युद्ध। दिल्ली दंगल में बयान युद्ध। आप कहती है दो दुश्मन हैं, ए बीजेपी, बी कांग्रेस। वो बीजेपी को कहती है वो सोने की चेन, रुपए, कंबल, जूते बांट रही है, तो कांग्रेस को कहती है कि राहुल झूठ का प्रचार करते हैं, बीजेपी से फंड ले रही है कांग्रेस। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चेन बांटनी चालू करी है। झूठ का प्रचार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी से किसी प्रकार का प्रमाण पत्र अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहीं चाहिए। बीजेपी कहती है उसके भी 2 दुश्मन, ए आप और बी कांग्रेस। वो आपको कहती है कि केजरीवाल दिल्ली वालों से झूठ बोल रहे, तो कांग्रेस को कहती है कि दोनों पहले साथ साथ थे, फिर साथ हो जाएंगे। यहाँ पे शराब भी बांट रहे हैं पंजाब की, और उनको हम यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ेंगे, तब हम दिखाएंगे अरविंद केजरीवाल को कि शराब कौन बांट रहा है। राहुल जी, आप सत्ता सुख के लिए भ्रष्टाचारी को भी स्वीकार कर सकते हैं। कांग्रेस कहती है उसका भी दोनों से मुकाबला, ए आप और बी बीजेपी। वो आपको कहती है भ्रष्टाचार, नाकामी में दिल्ली बर्बाद कर दिया, तो बीजेपी को कहती है आपको बीजेपी ने ही दिल्ली में बैठाया था। केजरीवाल जी ने अडानी जी के बारे में कुछ बोला है? दिल्ली के अगर 2 दुश्मन संविधान के खिलाफ कोई खड़ा है तो केजरीवाल और मोदी। दिल्ली दंगल में मुद्दे क्या? चुनावी अखाड़े में तीनों दल गुत्थम गुत्था हैं। एक दूसरे पर मिले होने का आरोप लगाते हुए खुद को पाक साफ करार दे रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली के मतदाताओं के सामने फैल रहे भ्रमजाल का कमोबेश सफाया इन दलों की ओर से अब तक उठाए जा रहे चुनावी मुद्दों पर गौर करने से हो जाता है। हालांकि सभी दलों का आधिकारिक चुनावी घोषणा पत्र अभी बाकी है, लेकिन नेताओं के बयानों और वादों से पता चलता है कि आप मुफ्त की योजनाएं, महिलाओं, मौलानाओं, पंडितों, ग्रंथियों, ऑटो चालकों को नगद पैसे से लेकर जाति आरक्षण का मुद्दा उठा चुकी है। बीजेपी दिल्ली की हवा, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के विकास का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस भी महिलाओं को नगद पैसे, मुफ्त इलाज और जाति गिनती का मुद्दा उठा रही है। लेकिन जाति आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने तरीके से चुनावी बात कर रहे हैं। जाट समाज का जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, उसको केंद्र की ओबीसी लिस्ट में कब डालोगे? हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे। जिस दिल्ली में चुनावी मुद्दा भ्रष्टाचार है, शराब घोटाला है, करोड़ों का बंगला है, एलजी से टकराव है, सरकार की नाकामी है, दिल्ली में बदहाली है, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन है, वोटर्स का नाम जोड़ना घटाना है, वहां कांग्रेस पार्टी कई विधानसभा चुनाव में मात खाने के बावजूद जाति गिनती और आरक्षण का मुद्दा उठाती है, तो उसके पीछे के मकसद पर सवाल उठते हैं। क्योंकि दिल्ली में जाति गणित की बात की जाए तो सामान्य वर्ग के 46% वोटर हैं, अनुसूचित जाति के 23%, ओबीसी के 17% और 14% मुस्लिम वोटर मौजूद हैं। लेकिन पिछले कई चुनाव से दिल्ली में मतदान का फैक्टर धर्म भले रहा हो, जाति नहीं रहा। फिर भी राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव में जाति गिनती का मुद्दा उठाते हैं। जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है।
मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये चुनावी विडंबना कि दिल्ली की पार्टी देश बचाने चली है और देश की पार्टी दिल्ली में जात गिनने। बहरहाल मुकाबला अभी चालू है। ईवीएम ऑन होने में 3 हफ्ते बचे हैं कि चुनावी तकरार किस ओर किस हद तक जाएगी और उसका चुनावी नतीजा क्या होगा, अभी देखना बाकी है। आज तक ब्यूरो। तो अब धमकी वाले कॉल को लेकर दिल्ली में सियासत काफी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। वो एनजीओ को जोड़ चुके हैं कि किस तरीके से जो एनजीओ सपोर्ट कर रही थी अफजल गुरु को, उसी एनजीओ से संबंध इस धमकी भरे कॉल के होते जा रहे हैं। जुवेनाइल ने दरअसल ये कॉल किए थे और थोड़ी देर में बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की सफाई भी होने जा रही है। संजय सिंह इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सीधे आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी पर कि अतिशी के पिता अफजल गुरु की फांसी के विरोधी थे और उसके साथ साथ जो एनजीओ है वो भी अफजल गुरु के फांसी के विरोधी थी। और ये एनजीओ जो है वो उस आरोपी बच्चे की, यानी जो जुवेनाइल जिसने ये कॉल किए थे, उसके पिता एनजीओ चलाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप हुआ जब पुलिस ने यह मामला ढूंढा और उसके बाद अब बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी से सीधे सीधे जोड़ना चाहती है। क्या आरोप है वो सुन लेते हैं सबसे पहले। वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। मित्रों, ये संयोग नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं हैं, शाहीन बाग हम भूले नहीं हैं, और अब जब जमीन खिसक रही है, आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। तो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि डराने और दंगों का माहौल फैलाने के लिए इन हुक्स कॉल का इस्तेमाल किया जा रहा था। हमारे साथ अरविंद ओझा जुड़ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अरविंद, क्या कोई मामला दिल्ली पुलिस को इसमें जुड़ता हुआ नजर आया कि जो पिता, जुवेनाइल के पिता जो ये एनजीओ चलाते हैं, उनका इस हॉक्स कॉल में कोई हाथ है या वो सिर्फ उसके पिता है और इसके लिए ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है? क्या उनका डायरेक्टली कोई इसके पीछे हाथ है और ये हॉक्स कॉल क्यों किए जा रहे थे? क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो बीते दिनों आपने सुना होगा, दिल्ली में लगातार दिल्ली के स्कूलों को बॉम्ब थ्रेट के मेल आ रहे थे और उसका खुलासा दिल्ली पुलिस ने किया है और उस मामले में एक जुवेनाइल को पकड़ा है जो दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता है। अब उस पूरे मामले की जांच हुई तो पहले नाबालिग ने बताया कि वो एग्जाम नहीं देना चाहता था, इस वजह से थ्रेट मेल करता था। लेकिन दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि जब डिजिटल डिवाइस है उसको एक्सेस किया गया तब ये जानकारी मिली कि जो जुवेनाइल है उनके पिता एक एनजीओ से जुड़े हैं। वो एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करता है, साथ ही साथ जो अफजल गुरु है
उसकी फांसी के खिलाफ था। तो चूंकि जुवेनाइल के पिता उस एनजीओ से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इसको एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली पुलिस देखती है और इसी एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कॉन्स्पिरेसी देख रही है इसमें कि जो उसके पिता है, क्या उनको लगता है कि एनजीओ का हाथ है इस हॉक्स कॉल के पीछे? देखिए जाहिर सी बात है, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर है मधु तिवारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चूंकि जब हमने लैपटॉप खंगाला और जो जुवेनाइल है उसका बैकग्राउंड खंगाला, उसके बाद हमें शक हुआ, क्योंकि जो कंटेंट था बम थ्रेट का और जिस पैटर्न में ये वीपीएन का इस्तेमाल करके ईमेल भेजा जाता था, वो बहुत जल्दी आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो साइबर सेल की टीम है उसने डिटेक्ट किया, जुवेनाइल को पकड़ा। तो शुरू में उसने बताया कि एग्जाम न देना पड़े इस वजह से, लेकिन फिर पुलिस को शक हुआ। लेकिन एनजीओ का पॉलिटिकल पार्टी से क्या कनेक्शन मिला है? क्यों भेजेगा? उसके बाद क्या उसके पिता पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करते थे जो एनजीओ चलाते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जो एनजीओ है जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को आपने सुना होगा। जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन करता है, उसकी वकालत करता है सोशल मीडिया पर। साथ ही साथ जो अफजल गुरु है, अफजल गुरु जो आतंकी था 2001 में पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था, उसकी फांसी की सजा। लेकिन अभी तक कोई ऐसा उनके पास, वो आम आदमी पार्टी का काम करते थे क्या उनके पिता? ऐसा कुछ जानकारी मिली है उनको? चलिए अरविंद ओझा से हम संपर्क बनाएंगे, लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ में प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, थोड़ी देर में अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और संजय कुमार सीएसडीएस से वो भी जुड़ेंगे। कई मुद्दों पर दरअसल चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले अनुराग ढांडा आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो एनजीओ है वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी से संबंधित है, ये उनका आरोप है और कहीं ना कहीं डर फैलाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए इस तरीके के आरोप हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी अनुराग? देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, घर की बही काका लिखनिया। मतलब आपको अपनी कलम से लिखना है, जो मर्जी आरोप लगा दीजिए। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आरोप लगाती है, किस तरीके से चुनाव में इस्तेमाल करती है, उसका ये बेस्ट उदाहरण है। मैं आपसे पूछता हूं साहिल जी कि पहली धमकी जो आई थी वो 1 मई 2024 को आई थी, मतलब आज से लगभग 10 महीने पहले। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी का पता चलता है कि कानून व्यवस्था की क्या हालत दिल्ली के अंदर है कि इनको 10 महीने लग गए ये पता लगाने में। और अब जब चुनाव सर पे आ गया है तो ये उस इंफॉर्मेशन को या उस मिस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिकल गेन के लिए। दूसरी बात, ये रोज कॉल्स आती हैं फिरौती की, इतने सारे गैंग्स पनप रहे हैं दिल्ली के अंदर, सारे व्यापारी परेशान हैं, वो नहीं पकड़े जाते। इनसे आज तक कोई एक गैंगस्टर पकड़ा है इन्होंने जो धमकी देके फिरौती मांगते हैं? दिल्ली में हर रोज सैकड़ों व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है दिल्ली और एनसीआर के इलाके में। अमित शाह जी से वो नहीं पकड़े जाते गैंगस्टर। तीसरी बात, बांग्लादेशी रोहिंग्या आके देश के अंदर बस गए, बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, इन्होंने अनुराग मैंने वही पूछा ना कि आपने मिस इन्फॉर्मेशन शब्द का इस्तेमाल किया है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो मिस इन्फॉर्मेशन आपको लगती है? क्या आपको लगता है कि यह राजनीतिक तरीके से यह किया गया है? किस चीज को आपको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन है? निश्चित तौर पे किसी भी चीज को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना खेल है। अब बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लाए, ये बसाए इन्होंने, और पूरा जब यहां पर इन्होंने पूरा नेक्सस बसा दिया, जब इनके मंत्री कहते हैं कि उनको फ्लैट देंगे, घर देंगे, सारी चीज देंगे, तो उसके बाद क्या स्थिति आती है? ये कहते हैं कि हमारे एमएलए के साइन हैं उनके आधार कार्ड बनवाने में। अरे इससे फर्जी कुछ बात हो सकती है? आज तक इनसे एक बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ा नहीं गया था। चुनाव आते ही कहते हैं हमने 5 पकड़ लिए, 10 पकड़ लिए। अब इसी तरह से एक गैंगस्टर इनसे नहीं पकड़ा गया, एक फिरौती मांगने वाला, कॉल करने वाला इनसे नहीं पकड़ा गया। आज ये चुनाव जब आ गया तो कह रहे हैं स्कूलों में जो बॉम्ब कॉल्स आ रहे हैं ये आपका फेलियर है अमित शाह जी। 2 ही चीजें हैं इनके जिम्मे दिल्ली के अंदर, कानून व्यवस्था और लैंड। कानून व्यवस्था में क्या हालत है आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट आते हैं, गैंगस्टर फिरौती मांगते हैं, हर थाने से 50 गाड़ियां एवरेज हर हफ्ते चोरी हो रही है। मामला आप बना रहे हैं।
पूरी तरीके से आप उसको ऐसा टर्न दे रहे हैं जैसे मानो कि वो एनजीओ ही कॉल कर रही थी। आपने सुना अभी अनुराग ढांडा क्या कह रहे थे, आपका जवाब क्या रहेगा प्रदीप भंडारी? साहिल जी, ये आतिशी जी की माता जी है जिनका नाम है तृप्ति वाही। जब अफजल गुरु को फांसी हो रही थी, ये अफजल गुरु को कह रही थी एक पॉलिटिकल स्केपगोट और इनोसेंट। जो आतंकवादी अफजल गुरु है, उनको आतिशी जी की जो माता जी का एनजीओ है रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी, वो अफजल गुरु का महिमा मंडन करता था और अफजल गुरु को पॉलिटिकल स्केपगोट कहता था। अरविंद केजरीवाल जी, अगर याद करिए, जब टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे जेएनयू के अंदर, 3 साल तक वो फाइल पे बैठे गए। 2016 का केस था, 2019 तक उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल जी के खुद के विधायक मकोका के अंदर, जेल के अंदर है, जिनका नाम है नरेश बालियान। उनकी विवशता इतनी थी कि उनकी पत्नी को उसी सीट से उन्होंने टिकट दिया। अरविंद केजरीवाल जी के अमतुल्ला खान, जो रोहिंग्याओं को 10,000 रुपए बांटते हैं और राशन बांटते हैं, और जो दिल्ली दंगे के भड़काने वाले केस के अंदर उन पर मुकदमा चल रहा है, वो ओखला से विधायक है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली की सुरक्षा के लिए एक आपदा है। हम कह रहे हैं दिल्ली पुलिस ने जांच करी है। दिक्कत यही है कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ताओं को उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा सब कुछ फर्जी दिखता है, इसीलिए उनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी फर्जी दिखती है। क्या यह सत्य नहीं है कि दिल्ली जो एनजीओ है तृप्ति वाही जी की, वो अफजल गुरु का महिमा मंडन करता था? क्या यह सत्य नहीं है कि अभी आज तक नहीं रिपोर्ट करा है कि जो कॉल है जिसके अंदर जुवेनाइल पाया गया, वो भी अफजल गुरु की महिमा मंडन करता था? तो ये जांच होनी चाहिए, ये दिल्ली की सुरक्षा की बात है। नहीं प्रदीप भंडारी, मुझे ना जरा स्पेसिफिक आरोप आपका चाहिए ताकि मैं अनुराग ढांडा को ये सवाल पूछ सकूं, और आप दोनों जर्नलिस्ट रह चुके हैं, इसके लिए हमें स्पेसिफिक सवाल पूछने की बड़ी आदत है। ठीक है, तो प्रदीप भंडारी, सबसे पहले मुझे ये जानना है आपसे कि आपका आरोप क्या है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इस एनजीओ के जरिए ये होक्स कॉल किए गए? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता से हम पूछ रहे थे, तो उनका यह कहना था कि पुलिस ये कह रही है कि एग्जाम नहीं देना पड़े, इसके लिए वो जुवेनाइल इस तरीके के कॉल करता था। ये इनिशियल पुलिस को लगता है। अब ये एनजीओ का जो संबंध है, उस पर आपका आरोप क्या है? क्या आपको लगता है कि उसके पिता ये कॉल करवाया करते थे, जानबूझकर ये कॉल करवाए गए थे? एग्जैक्टली आपका आरोप बताइए, फिर हम लोग अनुराग ढांडा को पूछेंगे कि भाई उसका जवाब दीजिए करके। प्रदीप भंडारी, सबसे पहले हमारा एग्जैक्ट चार्ज ये है कि आम आदमी पार्टी, अगर आप आज तक नहीं, अभी कुछ समय पहले रिपोर्ट, आधे घंटे पहले इसी स्टोरी को डिटेल में रिपोर्ट करा है, ये कहते हुए कि भाई वो होक्स कॉल के साथ में वो अफजल गुरु के, उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिले हुए हैं जो अफजल गुरु का महिमा मंडन करता है और एनजीओ के साथ मिले। हमारा ये चार्ज है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या इस सबके पीछे आतिशी मारलेना और आम आदमी पार्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी आतिशी मारलेना को टेम्पररी मुख्यमंत्री बना सकती है, जिनकी माताजी अफजल गुरु को पॉलिटिकल स्केपगोट और इनोसेंट कहती है, जो एक आतंकवादी है, पार्लियामेंट का आतंकवादी है, तो ये जांच होनी चाहिए कि दिल्ली चुनाव हारने में अब आम आदमी पार्टी दिल्ली का माहौल खराब करने का प्रयास तो नहीं कर रही, वोटर्स को फर्जी कह रही है, अब दिल्ली के अंदर ये होक्स कॉल करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे दिल्ली मैं थोड़ा रिफ्रेम कर देता हूं आरोप। मैं थोड़ा सा रिफ्रेम कर देता हूं जो आरोप वो लगा रहे हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपकी मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता बदनाम करने के लिए होम डिपार्टमेंट को जानबूझकर इस तरीके के कॉल किया करते थे, ताकि आप सवाल उठा सके कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सही है ना प्रदीप भंडारी? यही आरोप है ना आपका? अनुराग ढांडा से जवाब लेंगे हम लोग। अनुराग ढांडा, मेरा स्पेसिफिक आरोप साहिल जी ये है कि ये लोग, मैं इसको रिफ्रेम कर दूंगा। एक सेकंड, नहीं मेरा एक सेकंड, मेरा एक स्पेसिफिक ये है कि इन्होंने, पहली चीज, दूसरी चीज मेरा ये है कि भाई आतिशी, अरे भैया हार रहे हो चुनाव, आतिशी जी की माता जी अफजल गुरु के लिए कैंपेन करती थी, हाँ या ना? ये जवाब दीजिए। आतिशी जी ने कब उसके खिलाफ कुछ बोला, अफजल गुरु के खिलाफ? जवाब दीजिए। आज पीछे से दिल्ली का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा चार्ज है। ठीक है, चलिए अनुराग ढांडा जवाब दीजिए, फिर अजय उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुराग ढांडा जी, मैंने सुन लिया। इनके साथ पता है दिक्कत क्या है साहिल जी, कि ये जो भी आप इनसे सीधा पूछ लेंगे ना कि आप ये कहना चाहते हैं क्या, ये उससे भाग जाएंगे। जिस मुद्दे पे आप इनका सामना करेंगे ये उससे भाग जाएंगे। अब देखो कहां चले गए, क्या बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। आज बात ये हो रही है कि स्कूल के अंदर जो हॉक्स कॉल्स किए गए, जो थ्रेट कॉल्स किए गए, इन्होंने कहा कि वो हम करा रहे थे। मैं इनसे पूछता हूं, ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, ये पूरी फहरिस्त है, ये इस तरीके के कॉल्स कभी एयरलाइन में,
कभी स्कूलों के अंदर। ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी तरह से अमित शाह जी के फेलियर का चिट्ठा है, जो पिछले 1 साल से लगातार ये कॉल्स चल रही है पूरे अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली एनसीआर में एयरलाइंस को थ्रेट करने के लिए, स्कूल को थ्रेट करने के लिए। अरे क्यों अपने फेलियर्स, अरे छोड़िए नेशनल सिक्योरिटी, आप नेशनल सिक्योरिटी बताएंगे? आपका जो आईटी सेल का बंदा था, आईएसआई का एजेंट था, आईएसआई का एजेंट था, आपका बंदा आईएसआई का एजेंट था कि नहीं था? प्रदीप भाई आप मुझे बताओ, प्रदीप भाई सुनिए अफजल गुरु के लिए बैक करने छोड़ दे, अभी तो सुनिए ना, अभी तो इन आरोपों में कुछ है ही नहीं। आप बताओ, आपका जो बंदा गिरफ्तार हुआ था आईएसआई का एजेंट था कि नहीं था? बीजेपी आईटी सेल का अध्यक्ष आईएसआई का एजेंट था कि नहीं था? था ना? आपका बंदा आईटी सेल का आईएसआई का एजेंट था ना? एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ पड़ते हैं। जरा कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलते हैं, थोड़ा जरा क्लैरिटी ले लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, उसमें हमने कहा कि कभी किसी मुद्दे पर 2 पार्टियां एक साथ हो जाती है। अब मुझे अजय उपाध्याय जी से पूछना है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जल्दी से अजय उपाध्याय से जवाब लेंगे, फिर संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। अजय जी जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या आपको लगता है कि जो आरोप बीजेपी लगा रही है वो सही है क्या? अजय उपाध्याय। साहिल भाई, आज मकर संक्रांति का शुभ अवसर है। आपके सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशेष शुभकामना। जहां तक के मुद्दों की बात है, देखिए दिल्ली असुरक्षित है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। दिल्ली में जिस तरह 2 बड़े बड़े दंगे हुए और नरसंहार की तरह पूरे मामले बने, और ये दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं खेल रही थी लोगों के जान से, इसमें भी सब लोग जानते हैं। ये भी कोई आश्चर्यजनक नहीं है, जहांगीरपुरी से लेकर और करावल नगर तक। अब बात जो इन्होंने की है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग अपने गिरमान में झांक के जरा देखें। 1425 प्रति लाख यहां जो है क्राइम रेट हो गया है, नेशनल क्राइम रेट से 4 गुना से भी ज्यादा। जिस तरह से महिलाओं अपहरण में पूरे देश में नंबर 1 हो गया है। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। अजय जी माफ करिए, मुझे थोड़ा आपको रोकना पड़ेगा। संजय सिंह जवाब दे रहे हैं क्योंकि काफी गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। एक बार फिर अफजल गुरु का भूत यहां पर निकलकर सामने आया हुआ है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। का स्तर इस स्तर तक गिरा दिया आपने। पहली घटना कब हुई दिल्ली के अंदर? बच्चों के स्कूल को बम से उड़ाने की पहली घटना हुई, धमकी की पहली घटना हुई मई के महीने में। और आज लगभग 8 महीने 9 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई सबूत नहीं दिए गए, कोई बयान नहीं आया। जब 15 दिन चुनाव का रह गया है दिल्ली का, तो आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गलती से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं पता नहीं कौन कौन सी कहानी, किस किस एनजीओ का हवाला, क्या क्या, इनको सब पता चल गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो घटनाएं बम धमाके की दिल्ली में हुई, देश की राजधानी में रोहिणी के अंदर, उसमें कितने अपराधी पकड़े गए? दिल्ली के कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या हो गई, उस मामले में क्या हुआ? एक महिला का बलात्कार करके दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया कई किलोमीटर तक, उस मामले का क्या हुआ? दिल्ली के अंदर गैंग वॉर हुए, गैंग वॉर, उस मामले में क्या निकला? व्यापारियों को गोलियों से भूना जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है, उस मामले में क्या हुआ? आपने सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे को अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल किया और छोटे छोटे बच्चों के स्कूल को उड़ाने की मिल रही धमकी को राजनीतिक लाभ के लिए। 10 महीने में कोई जांच आपकी नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला 10 महीने में आपको। अचानक 15 दिन पहले एक मनगढ़ंत कहानी लेके आप आ गए।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को न दिल्ली की सुरक्षा से मतलब है, न राष्ट्र की सुरक्षा से मतलब है। जो चीन ने घुसपैठ करके 2 काउंटी बना ली भारत की सीमा के अंदर, वो अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। कल को कहोगे अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, अरविंद केजरीवाल की वजह से हुआ है। कल को कहोगे केजरीवाल की वजह से हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं भाजपा के बारे में, न नेता है, न नीति है, न नीयत है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। पहले रोहिंग्या रोहिंग्या लेके आए, चिल्लाने लगे रोहिंग्या रोहिंग्या रोहिंग्या। जब मैंने तो संजय सिंह कह रहे हैं कि यह पूरी तरीके से राजनीतिक आरोप है और बीजेपी को सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। हम प्रदीप भंडारी की प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन जाने के पहले अजय उपाध्याय कुछ कह रहे थे। अजय जी, आपकी बात खत्म करिए, फिर प्रदीप भंडारी से प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे हम लोग। अजय जी बोलिए। जी मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो ये चुनाव के वक्त जिस तरह से नाटक नौटंकी शुरू कर दिया, एक दूसरे पर दिखावे के लिए ऐसे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सच्चाई तो है कि दिल्ली की सुरक्षा लचर हो चुकी है और साथ में अरविंद केजरीवाल मूल मुद्दों पर ना लड़े और ये भाजपा मूल मुद्दों जिस पे सांस की प्रॉब्लम है, हवा की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, जिस तरह से लोग यहां परेशान है रोजी रोजगार के लिए, भाजपा के महंगाई और बेरोजगारी पर ना लड़े, इसके लिए ये नए नए सगुफे छोड़े जा रहे हैं। सच पूछिए, नाचे ना आवे आंगन टेढ़ा, इन दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ दिखावे के लिए ये नूरा कुश्ती चल रही है ताकि जनता को भटकाया जा सके। जनता का मूल मुद्दा क्या है? लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। नूरा कुश्ती चल रही है। प्रदीप भंडारी, तो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, प्रदीप भंडारी, अभी तक सरकार पकड़ ली होती, लेकिन सरकार पकड़ी नहीं। इधर ठीक लग रहा है इनको भी, आम आदमी पार्टी को भी। चुनाव के पहले नौटंकी कह रही है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ में दिखती है इसमें। प्रदीप भंडारी, किस तरह से सुरक्षा खत्म हो गई, किस तरह से सुरक्षा नहीं है, हवा की मैं ये बताता हूँ, पानी की सुरक्षा, मैं ये प्रवृत्ति बताता हूँ। ठीक है अजय जी सुनिए ना, अजय जी सुनिए, थैंक यू। मैं ये प्रवृत्ति बताता हूं, जब हमने 2019 के पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तब भी कांग्रेस पार्टी कहती थी, कांग्रेस पार्टी भी कहती थी कि भैया प्रूफ मांगो। अजय जी, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा था। अजय जी 30 सेकंड, 1 मिनट। अजय जी 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं आपको सुन रहा था, आप भी सुनो फिर मुझे बोलिएगा। मुद्दों पर बात, अजय जी 1 मिनट सुनिए। देखिए जब 2019 का चुनाव था, मुद्दे पे बात कीजिए ना प्रदीप जी, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, भाग क्यों रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक का दिल्ली प्रूफ से क्यों मांगा भाग रहे था, हो? सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दों इन्होंने पर आइए, आगे 14 जनवरी 2025 अजय उपाध्याय और अनुराग ढांडा जरा सुन लेते हैं प्रदीप भंडारी पहले क्या कह रहे हैं, उसके बाद सबको मौका मिलेगा। जरा प्रदीप भंडारी की आवाज रखते हैं, जरा सुन लेते हैं क्या जवाब दे रहे हैं। बात हो रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्यों नहीं पकड़े अभी तक? पकड़ो अभी उनको। ये बड़ा क्यों नहीं पकड़ा? साहिल जी आपके चैनल पे अरे पकड़ा गया वो। सुनो तो सही अजय जी, अलायंस मत करो इतना आम आदमी पार्टी के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मिनट अजय जी एक मिनट जरा 30 सेकंड सुनिए। अजय जरा जी सबकी आवाज कम करिए, मुझे स्पेसिफिक सवाल प्रदीप भंडारी से पूछने हैं। जरा एक मिनट मुझे जरा स्पेसिफिक सवाल प्रदीप भंडारी से पूछने हैं। अजय जी एक सेकंड। संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो अभी अजय उपाध्याय भी जो कह रहे थे, स्पेसिफिक सवाल प्रदीप भंडारी, पूछा यह जा रहा है कि भाई ये जानबूझकर मामला पलटाया जा रहा है, किसी न किसी तरीके से घुमाया जा रहा है। 3 सवाल पूछे गए। सबसे पहला तो यह पूछा गया कि भाई रोहिणी में जो धमाके हुए, कितने लोग पकड़े गए, कोर्ट के अंदर हत्या हुई, उसके मामले में क्या हुआ, गैंगवॉर को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक नया मामला पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उठाया जा रहा है। यह सीधा आरोप प्रदीप भंडारी आप पर लग रहा है। आप जवाब दीजिए, आपकी बात सुनेंगे। प्रदीप भंडारी जी
देखिए, ये मैं कहना चाहता हूं, सर्जिकल, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बोला था प्रूफ का है, चुनाव के पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। ये आप 14 जनवरी 2025 को आज के दिन 3:55 पे आज तक ने रिपोर्ट करा है कि भाई ये जांच हो रही है, दिल्ली पुलिस ये जांच कर रहा है कि जो बच्चे का परिवार है वो एक ऐसे एनजीओ के साथ संपर्क में था जो एनजीओ अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता था। अब आतिशी जी की माताजी तृप्ति बाई रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेसी चलाती है, जो एनजीओ भी आतंकवादी अफजल गुरु की क्लेमेंसी पिटीशन और मर्सी पिटीशन के लिए खड़ा था और कहता था कि अफजल गुरु जो वो इनोसेंट है, आतंकवादी अफजल गुरु इनोसेंट है। तो हम पूछ रहे हैं क्या ये मियर कोइंसिडेंस है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूं कि क्राइम रेट की बात करी जाए तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट करा है कि दिल्ली के अंदर 2024 के कंपैरिजन में 2023 के कंपैरिजन में 24 में मर्डर, हत्या, बलात्कार, स्नैचिंग की घटनाएं कम हुई है। डेटा ये कह रहा है। हम ये चार्ज लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, इसीलिए वो एंटी नेशनल तबकों का फायदा ले रही है, सपोर्ट ले रही है, जैसे पूर्व में लेती थी। नरेश बालियान मोकोका के अंदर जेल के अंदर है, अहमदुल्ला खान उसके ऊपर दिल्ली दंगे की कार्रवाई हो रही है और अब इन्हीं के लोग जो है एनजीओ के माध्यम से अफजल गुरु के महिमा मंडन करने वाले माहौल खराब। अनुराग ढांडा से जवाब सुन लेते हैं भाई। अनुराग ढांडा, पिछले 10 साल में 4 गुना क्राइम दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। जब से अमित शाह जी को कानून व्यवस्था का जिम्मा मिला है 4 गुना क्राइम बढ़ चुका है। फिरौती की घटनाएं आप खुद जानते हैं, रोजाना सैकड़ों कॉल हो रही है। अब फिर बीच में बोलना शुरू हो गए यार, फिर बीच में बोलना शुरू हो गए। कोई मुद्दा आपके पास है नहीं, कोई मुद्दा मैंने तो नहीं बोला। अरे आप भाग रहे हैं दिल्ली चुनाव के मुद्दे से, आप कहीं भी भाग जाते हैं। अफजल गुरु आतंकवादी है तो आप कैसे आतिशी जी की माताजी की एनजीओ अफजल गुरु को बैक करती थी? ये जो होक्स कॉल करने वाला पिता है वो भी एक एनजीओ। अरे उस पे फैसला हो चुका है भाई, वो उस पे फैसला हो चुका है, वो किसी और दुनिया में, उसको छोड़िए। इतिहास आप लोग एनजीओ के साथ रहे हो। आप पहले मुद्दे पे आइए, आप दिल्ली चुनाव पे आइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था पे आइए, दिल्ली की कानून व्यवस्था पे आइए। मुद्दा दिल्ली की कानून व्यवस्था है, मुद्दा दिल्ली की कानून व्यवस्था का है। दिल्ली की अच्छा, दिल्ली की कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है, दिल्ली की कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है। प्रदीप भंडारी जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है। आप कह रहे हैं अभी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी अलग है, दिल्ली की कानून व्यवस्था अलग है, दोनों जरूरी है। आपने क्या कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था जरूरी नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं? आपने क्या कहा? आपने क्या कहा कि छोड़िए दिल्ली की कानून व्यवस्था? नहीं, राष्ट्रीय आपने क्या कहा? छोड़िए दिल्ली की कानून व्यवस्था। दिल्ली में दबाके चाहते हैं जैसे कांग्रेस के शासन में होते थे। जो सवाल पूछा है उसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। झूठे लोग हैं। मेरा दोनों को शांत करते हैं। संजय कुमार जी से पूछते हैं क्योंकि दरअसल हमें मामला किसी और चीज पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब चूंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा अचानक इतना बड़ा हो गया है। संजय कुमार, 2020 में, 2015 में और 2020 में खास करके जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे तब दिल्ली में दंगे हुए थे, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए गए। लेकिन दिल्ली जैसे राज्य में कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है और बाकी चीजें राज्य सरकार के हाथ में है। ऐसे में दिल्ली में विधानसभा में कानून व्यवस्था का मुद्दा कितना अहमियत रखता है? आपके सर्वे में क्या उसका दिखाई देता है? और ये जो नया मुद्दा निकला है, एक नया डेविएशन उसमें निकल कर आ गया है, अफजल गुरु का मामला यहां पर निकलकर सामने आ गया है जो दिल्ली में संसद में हमले से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा कितना प्रभावी ठहर सकता है, कितना प्रभावी साबित हो सकता है? संजय सिंह। देखिए साहिल, मुझे लगता है कि दिल्ली के अगर मतदाताओं की बात करें तो कानून व्यवस्था का मुद्दा, इतना बड़ा मुद्दा कोई दिखाई नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी अपने काम के बल पे चुनाव लड़ रही है। वो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो उन्होंने काम किए हैं उसके सहारे चुनाव में जा रही है। साथ में मुख्यमंत्री के चेहरे पर वो चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ये जरूर कोशिश करेगी कि इन चीजों से भटका के, या ये कहें वो अपने मुद्दे लेके आ रही है और वो कानून व्यवस्था का मुद्दा लेके आती है। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने किया साहिल, कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के हाथ में है नहीं, तो बड़ा मुद्दा बनता हुआ मुझे कानून व्यवस्था दिल्ली के चुनाव में दिखाई नहीं पड़ता। और अभी जिस बात की चर्चा हो रही है अफजल गुरु के फांसी की, मुझे लगता है इन सब का तो आम जनता से, मैं आम मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, उससे सरोकार नहीं है। दिल्ली की 1-2% जनता होगी जिसके बीच में इसकी चर्चा होगी, लेकिन आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जब 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे उस वक्त मतदाताओं के मन में इनमें से कोई भी मुद्दा उनके दिमाग पर हावी होगा। और ये कास्ट सेंसस वगैरह जो मुद्दे निकल रहे हैं उसका,
और ये कास्ट सेंसस वगैरह जो मुद्दे निकल रहे हैं उसका? देखिए, इन सब चीजों की चर्चाएं होती रहेंगी। हम आप चर्चा करेंगे टीवी पर, लोगों के बीच में चर्चा होगी, पार्टी प्रवक्ताओं के बीच में चर्चा होगी, लेकिन कुल मिला के जब मतदाता 5 फरवरी को वोट डालेगा, उस वक्त उसके दिमाग में यही होगा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में क्या काम किया और बीजेपी क्या प्रॉमिस कर रही है। तो काम पर वोट पड़ेगा और बीजेपी की जो प्रॉमिस है कि भाई वो बेहतर काम करेंगे, कुछ मतदाता उस बात से प्रभावित होंगे, उन्हें लगेगा कि बीजेपी बेहतर काम करने का दावा कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के लिए तो उनके काम पर चुनाव लड़ना, उनके मुख्यमंत्री के चेहरे जो अरविंद केजरीवाल है, जो सबसे पॉपुलर लीडर है दिल्ली में, इसमें कोई शक नहीं है, आप कोई भी सर्वे करा ले, सबसे पॉपुलर लीडर है। तो आम आदमी पार्टी के लिए यही एसेट है, उनका काम, और खासकर स्कूल के बारे में जो काम किया, जो बिजली के बारे में जो काम है और अस्पतालों के बारे में जो काम है, आम आदमी पार्टी का ट्रम्प कार्ड यही है। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि जैसे देखिए, जाति जनगणना की बात जब की जाती है संजय कुमार, कल भी यह मुद्दा उठाया गया था, अचानक से हमने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में जातिगत वोटिंग की जाती है, मुंबई दिल्ली के चुनाव में यह मुद्दा कभी अहमियत रखता है, या वो गरीब तबके में माना जाता है? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा कि कई लोग जो है वो ऐसी बस्तियों में रहते हैं कि जहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं होती है। अब देखिए, हम दिल्ली के चुनाव की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि 2015 और 2020 में किसी भी जाति का, सामान्य, ओबीसी, एससी और मुस्लिम, सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ हो लिए थे, आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट डाले। तो क्या जाति के हिसाब से मतदान होगा, या जो आप कह रहे हैं उस तरीके से जो काम है या दिल्ली के मुद्दे हैं उसी पर वोटिंग होगा? जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता और उसके बाद बाकी लोगों के पास भी जाना है। संजय, बिल्कुल नहीं, जाति का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर दिल्ली के चुनाव में चलता है तो क्लास का मुद्दा चलता है, कास्ट का नहीं, क्लास का मुद्दा चलता है। जो लोगों की आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर वोट पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी को गरीब तबके और मध्यम वर्गीय मतदाता जो हैं वो ज्यादा वोट करते हैं, और अमीर तबके के मतदाता हैं वो बीजेपी को ज्यादा वोट करते हैं। तो कास्ट नहीं, क्लास चलेगा। चलिए, आखिर में अजय उपाध्याय, आपसे शुरुआत करेंगे। जरा वोटरों को भी हम लोग क्लैरिटी दे दें, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर मिले जुले होने का आरोप लगाया है। आप पर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की, आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, बीजेपी आरोप लगाती है आप एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी और केजरीवाल एक जैसे ही है। तो आखिरकार जरा क्लैरिटी दे देते हैं कि कौन किसके जैसा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, और आपने सुना संजय कुमार क्या कह रहे थे, सब पर आपका जवाब, क्योंकि आखिरी कुछ मिनट मेरे पास बचे हुए हैं। अजय उपाध्याय जी। साहिल भाई, पहली बात की जिस तरह से संजय जी ने बात रखी, कानून व्यवस्था के बिना तो कोई बात ही नहीं। सरकार, राज्य सरकार जब भी चलेगी उसमें कानून व्यवस्था का एक बड़ा प्रश्न रहता है, और केंद्र सरकार में भी। मैं नहीं मानता कि कानून व्यवस्था के बिना जो है कोई भी जनमानस और जो कोई भी लोकतंत्र चलेगा। तो एक बड़ा मुद्दा वोटर के लिए रहता है। जातीय जनगणना और संविधान का मुद्दा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इस कानून व्यवस्था से भी और गरीब लोगों से भी। ज्यादातर गरीब दलित बस्तियों में जो रह रहे हैं वो कौन है, जिनके संविधान के कारण उनको अधिकार दिए गए, उन अधिकारों पर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का काम केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी कर रही है। निश्चित तौर पर यह दिल्ली के चुनाव में मुद्दा रहेगा। ये जाति और धर्म की बात नहीं, सच्चाई में लोगों का अधिकार, नागरिकों को कैसे अधिकार संपन्न कराया जाए। राहुल गांधी जी ने उसकी बात की है। विचारधारा की बात कर ले, सच्चाई है, एक आदमी नफरत फैला रहा है पूरे देश में, दिल्ली में कहीं ना कहीं वो घृणा फैलाने का काम कर रहा है भाजपा, आरएसएस। दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल की बात है, सबने देखा, ये स्वार्थ की राजनीति और सत्ता लोलुपता की राजनीति वाली विचारधारा को प्रश्रय देते हैं। जब जैसे मन करता है पेंडुलम की तरह घूम जाते हैं। गरीबों पर जब बात आती है, गरीबों की कोई आवाज जब बात आती है, आवाज नहीं आती इनकी। कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रेम की बात करती है। जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद आखिर में प्रदीप भंडारी। और देश के संविधान पर हम रखें। साहिल जी, बिल्कुल प्रदीप भंडारी जी को कहिएगा कि 2 मिनट शांति से सुने, चुप रहे। अनुराग गांधा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली, एक बार रुक जाइए, शांति, सुविधा भोगी है। मैं ये कह रहा हूं साहिल जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। एक सिंगल मुद्दा, 1 महीने से कैंपेन चल रहा है, एक सिंगल मुद्दा नहीं मिल रहा है। इनके पास चेहरा नहीं है, ये कैंडिडेट्स अभी तक फाइनल नहीं कर पाए हैं, इनके पास नैरेटिव नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है। इसीलिए इनको इस सब का सहारा लेना पड़ रहा है। ये कंबल बांट रहे हैं चुनाव में, ये कैश बांट रहे हैं चुनाव में।
खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं इनके मुंह पे कि हमें तुम्हारे कंबल भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा कैश भी नहीं चाहिए। और जो लोग कैश ले रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि वोट तो तुमको नहीं देंगे। तो ऐसी हालत भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ इसलिए हुई है कि इनके जिम्मे कानून व्यवस्था का इशू था, इनके जिम्मे जमीन का इशू था। कानून व्यवस्था मैंने आपको बता दिया कि बुरी हालत है दिल्ली के अंदर। जमीन के मुद्दे पे इन्होंने मास्टर प्लान 2041 लागू करने का वादा किया था, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ। दिल्ली के किसानों को जमीन के बदले प्लॉट मिलने थे, नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक झुग्गियों को पक्के मकान दे दूंगा, 4 लाख को देना था, सिर्फ 4700 मकान दिए। पूरे देश में कहते हैं 4 करोड़ मकान दिए हैं इन्होंने। कुल मिलाकर प्रदीप भंडारी, सब लोग कह रहे हैं कि चेहरा दीजिए, अफजल गुरु का चेहरा दिखा के वोट नहीं कटेगा, आपको अपना चेहरा देना पड़ेगा। प्रदीप भंडारी, काम ही कोई नहीं किया इन्होंने। जी सर, जी साहिल जी, मैं इनको सुन रहा था, प्लीज जी मैं चाहूंगा कि ये लोग भी शांति से सुने। देखिए मैं कह रहा हूं साहिल जी कि आम आदमी पार्टी आपदा और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हार रही है, जो दोनों में फ्रेंडली अलायंस से चुनाव हारने वाले। 10 साल में इन्होंने यमुना साफ नहीं करी, 10 साल में इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए, 10 साल के अंदर इन्होंने कचरे के पहाड़ कर दिए, 10 साल में टैंकर माफिया बढ़ गया, 10 साल में इन्होंने अपना शीशवेल बना दिया, 10 साल के अंदर एक महिला के खाते में 100 रुपए नहीं डाले, 10 साल के अंदर इनके विधायक जो है मकुका के जेल में गए, 10 साल में ये अफजल गुरु का महिमा मंडल कर रहे हैं, 10 साल के अंदर इन्होंने एक भी दलित स्टूडेंट को फॉरेन यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा, 10 साल के अंदर इन्होंने अपना 52 करोड़ का शीशमहल के साथ में 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी, 10 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कट्टर भ्रष्टाचार किया। इनका आधा कैबिनेट जेल के अंदर है, 2226 करोड़ का शराब घोटाला करा, 52 करोड़ का पर्सनल घोटाला करा, 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला इनके क्लासरूम में किया। तो दिल्ली की जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है और दिल्ली की जनता जानती है कि जैसे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा के अंदर महिलाओं को सम्मान की राशि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। डबल इंजन की सरकार आने वाली है। मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा। जो आप रोहिणी की बात कर रहे थे, रोहिणी के अंदर ऑलरेडी वो गैंगस्टर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, पर अभी तक अनुराग ढांडा ने जवाब नहीं दिया कि भाई जो एनजीओ महिमा मंडल कर रही थी अफजल गुरु का, वही एनजीओ के आतिशी जी को आखिरकार दिल्ली के चुनाव में आपका इंजन हरियाणा में सभी का धन्यवाद। दिल्ली का चुनाव जितना आगे बढ़ेगा उतना पेचीदा होता जाएगा, अलग अलग मुद्दे निकल कर आएंगे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि भाई इन चुनाव में मुद्दों पर मतदान होगा, काम पर मतदान होगा, वायदों पर मतदान होगा, कास्ट पर नहीं तो क्लास पर मतदान होगा। तो इनकी भाषा कौन बोलेगा, उस पार्टी की तरफ मतदान हो सकता है। यही बात खुलकर निकलकर सामने आती है। तो आपको चुनना है कि दरअसल किस पार्टी को आपको साथ में लेना है, क्योंकि कौन सी पार्टी आपकी भाषा में बात कर रही है। तो कुल मिलाकर आज का डिबेट आपने सुना। दंगल में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा।